हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं फिर आपके सामने ज्योग्राफी पीजीटी का एक प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूँ। ये प्रैक्टिस सेट पीजीटी ज्योग्राफी और टीजीटी सोशल साइंस में जो ज्योग्राफी पोर्शन सॉल्व करेंगे इनके लिए महत्वपूर्ण होगा। ठीक है, तो एक तरफ से प्रश्न है, अच्छे देखते हैं। आग्नेय चट्टानों के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? इग्नियस रॉक्स के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? 4 कथन दिए गए, इन्हें हमें देखना है। पहला, आग्नेय चट्टानों का निर्माण मैग्मा के ठंडा होने से होता है, बिल्कुल सही। आग्नेय चट्टानों में जीवाश्म पाए जाते हैं, बिल्कुल गलत। आग्नेय चट्टानें बहुत कठोर होती हैं, बिल्कुल सही। आग्नेय का अर्थ है अग्नि, बिल्कुल सही। तो आग्नेय चट्टानों में जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं, यही हमारा यहाँ पे गलत है, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है आग्नेय चट्टानों में जीवाश्म पाए जाते हैं, ये गलत है। सही क्या है कि आग्नेय चट्टानों में जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। जीवाश्म कैसे पाए जाएंगे? वो तो मैग्मा से बनी हुई हैं, तो वहाँ पे जीवाश्म नहीं है। सब बहुत तृप्त जो होता है मैग्मा, उसके ठंडा होने से ये बनती हैं। तो बी हमारा आंसर है, बी गलत था, बाकी सब सही हैं। आप लोग जानते हैं कि 3 प्रकार की चट्टानें होती हैं, आग्नेय चट्टानें, अवसादी चट्टानें और रूपांतरित या कायांतरित चट्टानें। जो जीवाश्म है वो अवसादी चट्टानों में पाए जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पे थोड़ा सा मैं आग्नेय चट्टानों का एक छोटा सा चार्ट टाइप का लेकर आया हूँ, उससे समझ लीजिएगा। इस साइड में है बाह्य आग्नेय चट्टानें, इस साइड में है आंतरिक आग्नेय चट्टानें। कुछ आंतरिक आग्नेय चट्टानें होती, कुछ बाह्य होती हैं। बाह्य में देख लिए रायोलाइट, एंडीसाइट और बेसाल्ट। आंतरिक में ग्रेनाइट है, डायोराइट है और गैब्रो है। ये देख लीजिए, यहाँ पे गैब्रो है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। ये देखिए, अगला प्रश्न है, वह स्थान जहां भूकंपीय घटना का सर्वप्रथम अनुभव किया जाता है क्या कहलाता है? जब भूकंप आता है तो कहीं ना कहीं एक सेंटर होता है जहां से लोग कहते हैं भूकंप आया था, उस सेंटर को क्या कहते हैं? आपके सामने ऑप्शन है, आंसर क्या होगा? अभिकेंद्र, एपी सेंटर कहते हैं उसको। क्या कहते हैं? एपी सेंटर। इसका भी छोटा सा एक चार्ट मैं लेके आया हूँ, यहाँ पे देख लीजिएगा बहुत अच्छे से। फॉल्ट हुआ और यहाँ से ऊर्जा निकली, जहाँ से ऊर्जा निकलती है उसे फोकस कहते हैं, फोकस। और जहाँ पृथ्वी पर सबसे पहले वो ऐसे पता चलता है उसको एपी सेंटर कहते हैं। ठीक है, पृथ्वी पर सबसे पहले जहाँ भूकंप महसूस होगा उसको एपी सेंटर, पृथ्वी के अंदर जहाँ से ऊर्जा आई थी उसको फोकस कहते हैं। ओके, अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। ये बहुत अच्छा प्रश्न है और ये भी आता है प्रश्न। तीसरा देखिए, मोहोरोबिक असंबद्धता किसके मध्य स्थित है? पृथ्वी की जो लेयर्स हैं, क्रस्ट मेंटल कोर 3 हैं, इनके बीच में डिसकंटिन्यूटी पाई जाती है, असंबद्धता पाई जाती है, थोड़ा थोड़ा गैप पाया जाता है क्रस्ट के बीच में। अपर क्रस्ट, लोअर क्रस्ट, अपर मेंटल, लोअर मेंटल, ऐसे सबके बीच में थोड़ा थोड़ा है। तो जिन लोगों ने इसको खोजा, जिन लोगों ने इस पर स्टडी करी, उनके नाम पे उसका नाम रख दिया गया। यहाँ पर पूछा गया है मोहोरोबिक असंबद्धता किसके मध्य है? आंसर है ए, निचली क्रस्ट एवं ऊपरी मेंटल। ठीक है, लोअर क्रस्ट अपर मेंटल के बीच में मोहोरोबिक असंबद्धता है। ये बहुत याद कर लीजिए अच्छे से, टफ भी है, लेकिन इसको मैं यहाँ पे ले गया हूँ। आप भी इसको निकाल के नेट से अपना पढ़ सकते हैं इसको। ये देखिए, थोड़ा सा हम लोग इसको पूरा डिस्कस कर लेते हैं एक एक को, सबको। पहला है कॉनराड डिसकंटिन्यूटी। ये किसके बीच में है? क्रस्ट में है, अपर क्रस्ट, लोअर क्रस्ट। ऊपरी क्रस्ट और लोअर क्रस्ट के बीच में जो सबसे ऊपर है वो कॉनराड डिसकंटिन्यूटी है। उसके बाद आएगी मोहोरोबिक डिसकंटिन्यूटी। ये है लोअर क्रस्ट अपर मेंटल, लोअर क्रस्ट अपर मेंटल पे। रिपेटी डिसकंटिन्यूटी, ये यहाँ पर है, अपर और लोअर मेंटल, अपर मेंटल लोअर मेंटल के बीच में। गुटेनबर्ग ने खोज की थी, गुटेनबर्ग का डिसकंटिन्यूटी यहाँ पर है। ये है लोअर मेंटल आउटर कोर, लोअर मेंटल आउटर कोर। और लेहमन डिसकंटिन्यूटी सबसे अंत में है, जो है आउटर कोर और इनर कोर, यानी कि जो कोर है हमारी उसके बाह्य कोर और आंतरिक कोर के बीच में। ठीक, इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, पढ़ लीजिए, याद कर लीजिए, इसको ऐसे बना लीजिए आप और चिपका लीजिए टेबल के सामने। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये देखिए, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने पर्वत निर्माण के तापीय संकुचन का सिद्धांत प्रस्तावित किया? तापीय संकुचन का सिद्धांत किसने दिया माउंटेन बिल्डिंग का? ऑप्शन है डी, जेफरीज। वैसे जेफरीज ऐसे लिखा जाता है, ये वाला है जेफरीज। इन्होंने पर्वत निर्माण का तापीय संकुचन का सिद्धांत दिया था। ठीक, पर्वत निर्माण का भूसन्नति सिद्धांत दिया है कोबर ने।
ठीक है, वो याद रखिए कोबर का, जेफरीज का, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। एक तरफ नदियाँ हिमनद वगैरह हैं, उनके द्वारा बनाई गई स्थलाकृतियाँ, हमें देखना कौन सही सुमेलित नहीं है। नदी के सामने गोखुर झील, ऑक्सबो लेक, बिल्कुल सही, नदी द्वारा झील बनती है गोखुर झील। हिमनद ड्रमलिन, बिल्कुल सही, हिमनद के द्वारा ड्रमलिन बनता है। भूमिगत जल के द्वारा लैपीज बनता है। पवन के द्वारा स्टेलेक्टाइट नहीं बनता, ये गलत है, यही हमारा आंसर है। जो स्टेलेक्टाइट स्थलाकृति है वो भूमिगत जल द्वारा बनती है। कैसे बनती है? ये कंदरा यानी गुफा के अंदर वाली स्थलाकृति स्टेलेक्टाइट, जब पानी जाएगा कंदरा के अंदर, जो भूमिगत जल की स्थलाकृतियाँ होती है वो आप जानते हैं चूनाग्रस्त क्षेत्र में, जहाँ चूने की चट्टानें, चूना बहुत होता है, उस क्षेत्र में बनती हैं। तो स्टेलेक्टाइट कैसे बनता है? जब चूना की कंदरा होती है, उसमें पानी रिसता है तो एक स्थलाकृति ऐसे बन जाती है, ये इस तरीके से ऊपर से पानी चू रहा है और इस तरीके से एक स्ट्रक्चर बन जाता है, ये स्टेलेक्टाइट है। जब ये इस तरीके से बनता है, दोनों में अंतर समझ लीजिए, बहुत कभी कभी कन्फ्यूजन हो जाता है। ये स्टेलेक्माइट है, ये ऊपर ये वाला स्टेलेक्टाइट, ये आएगा स्टेलेक्माइट, ठीक है, तो इसको समझ लीजिएगा। अगला प्रश्न देखिए, स्पेन एवं फ्रांस में उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की दिशा में बहने वाली स्थानीय पवन कहलाती है। स्पेन एवं फ्रांस में उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व दिशा में बहने वाली स्थानीय पवन को क्या कहते हैं? मिस्ट्रल। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, मिस्ट्रल एक ठंडी पवन है, मिस्ट्रल। ओके, फिर देखिए बहुत अच्छा प्रश्न है, बड़ा सा प्रश्न है, अच्छा देख लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी एक जेट स्ट्रीम की विशेषता नहीं है? जेट स्ट्रीम आप जान रहे हैं, तीव्र चलने वाली सर्पिलाकार हवाएं हैं जिनकी खोज द्वितीय विश्व युद्ध में हुई थी। यह हवाएं ऊपरी क्षोभमंडल में पश्चिम से पूर्व दिशा और सक्रिय पट्टी में प्रवाहित होती हैं। बिल्कुल सही बात है, याद करिए, पश्चिम से पूर्व बहती हैं। जेट स्ट्रीम का संचार केवल उत्तरी गोलार्ध में ही होता है, बिल्कुल गलत। इन हवाओं का मार्ग लहरदार एवं विसर्पण लिए हुए है, बिल्कुल सही। जेट स्ट्रीम के वायु वेग में ऋतु के अनुसार परिवर्तन होता है, बिल्कुल सही, ऋतु के अनुसार परिवर्तन होता है। तो यहाँ पे जो था बी वाला गलत है, यही हमारा आंसर हो गया। जेट स्ट्रीम दोनों गोलार्धों में चलती हैं, ना कि उत्तरी गोलार्ध में, याद रखिएगा, जेट स्ट्रीम दोनों गोलार्धों में चलती हैं, इसलिए बी हमारा गलत था, ये हमारा आंसर है। फिर देखिए, प्रवाल भित्तियों के निर्माण का स्थिर स्थल सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? कोरल रीफ्स के बनने के कई सिद्धांत हैं, उसमें 3 बहुत प्रमुख सिद्धांत हैं। स्थिर स्थल सिद्धांत किसने दिया है? ये है मरे का है, ठीक है, मरे का है स्थिर स्थल सिद्धांत। डार्विन का है अवतलन सिद्धांत और डेली का है हिमानी नियंत्रण सिद्धांत। ये सब याद रखिए बहुत अच्छे से, ठीक है। अगला प्रश्न, 2 पारिस्थितिक तंत्रों के मध्य के संक्रमण क्षेत्र को क्या कहते हैं? 2 इकोसिस्टम्स के बीच का जो ट्रांजिशन एरिया उसको क्या कहते हैं? इकोटोन। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, इकोटोन कहते हैं। 10वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने भूगोल को पृथ्वी के धरातल का मानव के निवास के रूप में अध्ययन बताया है? भूगोल को क्या बताया है? मानव के निवास के रूप में अध्ययन बताया है। ये किसने बताया था? कार्ल रिटर ने बताया था। इनकी एक पुस्तक बहुत फेमस है कार्ल रिटर की, अर्धकुंडे, याद रखिएगा। 11वें प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्थानांतरित कृषि का एक प्रकार नहीं है? विच इज नॉट टाइप ऑफ शिफ्टिंग कल्टीवेशन। ऑप्शन आपके सामने है। चेना, इसको ऐसे चेन्ना भी लिखते हैं, चेन्ना, ये स्थानांतरित कृषि का एक टाइप है। ये श्रीलंका में स्थानांतरित कृषि को कहते हैं चेन्ना। फजेंडा, ये हमारा आंसर है। फजेंडा क्या है? फजेंडा ब्राज़ील में कॉफ़ी के बागानों को कहते हैं। मिल्पा शिफ्टिंग कल्टीवेशन है, इसको मिल्पा कहाँ कहते हैं? मैक्सिको, मध्य अमेरिका में। रे शिफ्टिंग कल्टीवेशन है, ये वियतनाम में कहा जाता है इसको, शिफ्टिंग कल्टीवेशन को, ठीक है। तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या हुआ? फजेंडा। फजेंडा क्या है? कॉफ़ी बागान है ब्राज़ील के। अगला प्रश्न, किस पुस्तक में मैकिंडर ने अपना हृदय स्थल का सिद्धांत प्रतिपादित किया था? किस पुस्तक में मैकिंडर ने अपना हार्ट लेंथ थ्योरी बताई थी? तो किसमें उन्होंने बताई थी? यहाँ पर है, उसमें सबसे पहले उन्होंने उसमें समझाया था द ज्योग्राफिकल पाइवोट ऑफ हिस्ट्री, बी आंसर है हमारा, बी। द ज्योग्राफिकल पाइवोट ऑफ हिस्ट्री में सबसे पहले उन्होंने
अपने हर्टलैंड थ्योरी के बारे में बताया था। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ जनजातियां, दूसरी तरफ उनके क्षेत्र हैं। बहुत अच्छे से याद होना चाहिए आपको। एस्किमो कनाडा बिल्कुल सही, एस्किमो कनाडा में रहते हैं, जो ध्रुवीय क्षेत्र है, बर्फीला क्षेत्र है, ठंडे प्रदेश में रहते हैं। एस्किमो जनजाति है जो कि घर जो बनाते हैं उसको इग्लू कहते हैं। भाला हार्पून कहलाता है, नाव उनकी कयाक कहलाती है। ठीक है, गाड़ी जो कुत्तों वाली होती है उसको स्लेज कहते हैं। लैप्स स्कैंडिनेवियाई क्षेत्र में रहते हैं, ये भी एस्किमो के लगभग बराबर के ही हैं, ठंडे प्रदेशों के। पिग्मी पूर्वी अफ्रीका बिल्कुल सही। मसाई पश्चिमी अफ्रीका बिल्कुल गलत, यही हमारा आंसर हो गया। मसाई जो है पूर्वी अफ्रीका के हैं, केन्या तंजानिया के पास के हैं। पश्चिमी अफ्रीका के नहीं, पूर्वी अफ्रीका के हैं मसाई। ठीक है, अपक्षय की वह प्रक्रिया जो खनिजों में जल की वृद्धि से होती है। जल की वृद्धि से प्रक्रिया कौन सी है अपक्षय की? वो है जल योजन। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, जल योजन। ठीक है, देख लीजिए, समझते चलिए। 15वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? ग्रीन हाउस गैस कौन नहीं है? यहाँ पे देख लीजिए कि कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस है, मीथेन ग्रीन हाउस गैस है, नाइट्रस ऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस है, क्लोरीन ग्रीन हाउस गैस नहीं है। यही हमारा आंसर है। ठीक है, क्लोरीन ग्रीन हाउस गैस नहीं है। 16वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति पशुचारण से संबंधित है? ऐसी कौन सी ट्राइब्स है इनमें से, ऑप्शन में से, जो पशुओं को चराती है, ज़्यादा से ज़्यादा पशु पालती है, चराती है, घूमती है? तो वो है मसाई। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, मसाई। ठीक है, अफ्रीका में है, पूर्वी अफ्रीका में मसाई। निम्नलिखित में से कौन एक यमुना की सहायक नदी नहीं है? तो यहाँ पे आपको यमुना की सहायक नदी देखनी है, कौन सी नहीं है। हिंडन है, गाजियाबाद हिंडन में बसा है, हिंडन एयरबेस है गाजियाबाद में, तो हिंडन यमुना की सहायक नदी है। बेतवा यमुना की सहायक नदी है, राजघाट बना हुआ है बांध इस पे। गोमती नहीं है, पार्वती भी इसकी सहायक नदी है। ठीक है, तो गोमती जो है गंगा की सहायक नदी है। ठीक है, गोमती गंगा की सहायक नदी है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में हम लोग चलते हैं। 18वां प्रश्न, सियाचिन हिमनद कहाँ है? ये भी प्रश्न बहुत अच्छा आता है। सियाचिन हिमनद ऐसे तो आप जान रहे हैं कि अब तो लद्दाख में पहुंच गया, लद्दाख राज्य हो गया वो, तो लद्दाख में है। लेकिन हिमालय की बात करेंगे तो किस में आएगा? सियाचिन हिमालय जो हिमनद है, सियाचिन हिमनद किस में आएगा? ऑप्शन आपके समक्ष हैं, क्या आंसर होगा? ट्रांस हिमालय। सियाचिन हिमनद आएगा ट्रांस हिमालय में। ओके, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ खनिज क्षेत्र हैं, दूसरी तरफ उनसे कौन से खनिज निकलते हैं? देखते हैं हम लोग। मलाज खंड कोयला बिल्कुल गलत, बैलाडीला लौह बिल्कुल सही, कुंद्रेमुख लौह बिल्कुल सही, नवेली लिग्नाइट कोयला बिल्कुल सही। बैलाडीला छत्तीसगढ़ लौह बिल्कुल सही है, कुंद्रेमुख कर्नाटक लौह बिल्कुल सही है, नवेली तमिलनाडु लिग्नाइट कोयला बिल्कुल सही है। मलंज खंड कोयला के लिए नहीं फेमस है, मलंज खंड बालाघाट डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश में, जो तांबे के लिए फेमस है। तांबा है, मैग्नीज है, और भी चीज़ें हैं, पर कोयला नहीं वहाँ पे, तो इसलिए आंसर ए है हमारा। ठीक है, देख लीजिए इसको, समझते चलिए। अगला प्रश्न 20वां, जननांकिकीय संक्रमण सिद्धांत के प्रतिपादक थे। जननांकिकीय संक्रमण सिद्धांत के आप बारे में जानते हैं? इसमें 3 अवस्थाएं दी गई हैं। शुरू की अवस्था में जन्म दर मृत्यु दर दोनों बहुत तेज़ी से बढ़ रही थी। सेकेंड जो अवस्था होती है उसमें जन्म दर तो बनी रही उच्च, लेकिन मृत्यु दर थोड़ी कम हुई, और तीसरी अवस्था में दोनों कम हो रही हैं। तो किसने दिया था? आंसर क्या होगा? ऑप्शन आपके समक्ष है, एफ नोटेस्टीन। आंसर सी बिल्कुल सही है, एफ नोटेस्टीन ने जननांकीय संक्रमण सिद्धांत प्रतिपादित किया था। वी आकार की घाटी नदी की किस अवस्था में बनती है? बहुत अच्छा प्रश्न है। वी आकार की घाटी नदी की किस अवस्था में बनता है? आंसर आपके समक्ष है, आप देख सकते हैं, क्या आंसर होगा? ए, युवा अवस्था में। नदी युवा अवस्था में बहुत तीव्र कटाव करती है, बहुत तेज उसकी धारा होती है। युवा अवस्था में वी आकार की घाटी बनाती है, जलप्रपात बनाती है। ठीक है, इसके अलावा पॉट होल्स बनाती है, और भी कई चीज़ें स्थलाकृतियाँ वो बनाती है। पेंजिया का प्रयोग सबसे पहले किसके द्वारा किया गया था? तो पेंजिया का प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? आप जानते हैं, वेगनर ने 1912 में थ्योरी दी थी, उसमें उन्होंने बताया था कि जो पूरा पृथ्वी है, आज पूरा लैंड है, इसको उन्होंने पेंजिया कहा, और जो टोटल सागर था, महासागर, उसको उन्होंने पैंथलासा कहा। तो पेंजिया क्या था? पूरी पृथ्वी, होल लैंड। ठीक है, वो अल्फ्रेड वेगनर ने सबसे पहले अपने सिद्धांत में दिया था, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत में। पेंजिया का प्रयोग वेगनर ने किया था, अल्फ्रेड वेगनर ने। ओके, 23वां प्रश्न है, रिमलैंड सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? रिमलैंड
का प्रतिपादन स्पाइकमैन ने किया था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। इन्होंने अपनी पुस्तक ज्योग्राफी ऑफ पीस में इसका वर्णन किया था। जब हर्टलैंड थ्योरी लाए थे मैकिन्डर, उसके बाद में उसी को मिला करके वो रिमलैंड थ्योरी लाए थे, ठीक है, स्पाइकमैन। वान थ्यूनन ने किस वर्ष कृषि भूमि उपयोग का मॉडल विकसित किया था? बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा आता है ये। उन्होंने अपने जो उनका पेपर था जो पब्लिश हुआ था, द आइसोलेटेड स्टेट था, वो 1826 में पब्लिश हुआ था। उसी में इन्होंने भूमि उपयोग का मॉडल दिया था, कृषि भूमि उपयोग का मॉडल वान थ्यूनन ने दिया था, ठीक है। अंतिम प्रश्न है, ज्योग्राफी ऑफ 20th सेंचुरी पुस्तक किसकी है? तो ये पुस्तक बहुत पूछी जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छी पुस्तक है। किसकी है? याद कर लीजिए, समझ लीजिए, ग्रिफिथ टेलर। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। नवनिश्चयवाद के जनक है ग्रिफिथ टेलर, रुको और जाओ की संकल्पना दी थी। तो ये प्रश्न हुए आज के। थोड़ा बिजी रहने की वजह से मैं रोज़ नहीं दे पा रहा हूँ आपको प्रैक्टिस सेट, पर मैं कोशिश करूँगा मैं रोज़ में प्रैक्टिस सेट दूँ और क्वेश्चन की संख्या भी बढ़ाऊँ, तो मैं कोशिश करूँगा। धन्यवाद, देखते रहिए, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए।